एक सिस्टम दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि k के किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर k के 4 सजेस्टेड वैल्यू आपको ऑप्शंस में दे रखी है। तो सबसे पहले सिस्टम का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इसको हम चेक कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे। अगर मैं रो वाइज लिखता हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को 1 1 1 और लास्ट एलिमेंट 3, फिर सेकेंड रो 1 -1 -1 4 और लास्ट रो होगी 1 -5 k और 6। अब मैं इस मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को लास्ट कॉलम को छोड़कर जो मैट्रिक्स होती है उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाए। कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जिसको मैं ए डॉट बी से लिखता हूँ। यहाँ पर सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशन है, लेकिन अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसकी जो रैंक है वो आपकी लेस होनी चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल 3 है, इससे कम होनी चाहिए। कम होना चाहिए यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक हमें 0 रो इसमें मिलेगी। तो सबसे पहले मैं इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे क्या फॉर्म हो रहा है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने पर फर्स्ट रो को मैं ऐसे ही रखता हूँ, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं करता हूँ 1 1 1 3। सेकेंड रो को मैं चेंज करता हूँ, यानी कि R2 माइनस R1 अप्लाई कर देता हूँ, -2 1। और सिमिलरली मैं थर्ड रो में भी वही चेंज करता हूँ, यानी कि R3 माइनस R1, ये मुझे मिलेगा 0 -6 k -1 और 3। अब मैं फिर से R3 पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता हूँ, यानी कि क्या लगाऊंगा, R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस 3 टाइम्स R2। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा। फर्स्ट रो सेम 1 1 1 3, सेकेंड रो भी सेम 2 2 -2 1, और जो थर्ड रो है वो मुझे मिलेगी 0 0 0 0 k + 5 और लास्ट रो भी लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट 0। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं इतना ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की ये लास्ट एंट्री है k + 5। अगर k + 5 नॉन जीरो हो जाए तो इसका जो रैंक होगा वो आपका 3 हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने के लिए यहाँ पर जो रैंक है वो 3 से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि k + 5 की वैल्यू 0 होगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि k = -5 होना चाहिए। अगर हमें इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो k = -5, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ए दे रखा है और हमें एक स्पेस डिफाइन करा गया है v, और हमें इस स्पेस की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन कैसे निकालते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसको हम किस तरह से, या उस एलिमेंट को लिखने के लिए हम कितनी पोजीशन पर इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं XYZ जो R3 से बिलोंग करता है, तो इस एलिमेंट को लिखने के लिए मैं कितनी चॉइस पर फ्री हूँ, यानी कि XYZ, क्या मैं तीनों चॉइसेस पर फ्री हूँ या कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस पर फ्री हूँ। वैसे इसकी डायमेंशन निकालने के लिए, क्योंकि ये R3 से आ रहा है, तो 3 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, यहाँ पर एक ही कंस्ट्रेंट या कंडीशन दे रखी है जो कि है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसकी डायमेंशन 2 होगी। ऑप्शन सी डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आया तो हमें यहाँ पर बता रखा है कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, इस कंडीशन को यूज करो। और अगर मैं इस कंडीशन को यूज करता हूँ तो मैं अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड कर देता हूँ इस डिटर्मिनेंट को, तो मैं लिख सकता हूँ 1 2z - 3y -1 2z - 3x और +1 2y - 2x इक्वल्स टू 0। और अगर मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे कंडीशन मिलेगी x इक्वल्स टू y। x इक्वल्स टू y यहाँ पर मुझे कंडीशन मिल गई। अब यहाँ पर आप देखिए कोई एलिमेंट मैं लिखता हूँ XYZ जो कि R3 से बिलोंग करता है, इसमें फर्स्ट पोजीशन फिक्स हो गई है एक तरह से, यानी कि x और x है और दूसरी z है।
मैं फिक्स नहीं बोलूँगा, यानी कि दोनों पोज़ीशन पर x आएगा, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे x का वैल्यू मिल जाए तो सेकंड का भी मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट चॉइस है और दूसरी इंडिपेंडेंट चॉइस आपकी z की हो गई है, यानी कि 2 इंडिपेंडेंट चॉइस, यानी कि डायमेंशन 2, ऑप्शन सी करेक्ट। अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये जो g है, जो g सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं अल्फा 1, 3, 9, 19, 27, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 56 में एक साइक्लिक ग्रुप है। तो जी अल्फा की हमें वैल्यू बताना होगा। तो जैसे कि आप जी सेट यहाँ पर गिवन है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फा है, वो 1 है, 3 है, 9, 19, 27, ये एलिमेंट्स इसमें हैं। तो 1 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 0, इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1, इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3। क्योंकि जी जो है आपका एक साइक्लिक ग्रुप है, तो ये किसी न किसी जी के एलिमेंट से तो जनरेट हो गई। तो हम मान लेते हैं कि जी जो है वो एक एलिमेंट एक्स है जिससे जनरेट होगा। ये तो मतलब अंडरस्टूड है। लेकिन वो एलिमेंट कौन सा है ये नहीं कह सकते हैं। वो अल्फा भी हो सकता है, वो 1, 3, 9, 19, 27, क्या तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट्स 3 के पावर्स में लिख पा रहे हैं। तो जी जो है वो पॉसिबल है कि 3 से जनरेट हो, इट इज़ पॉसिबल। मैं यहाँ पर 100% नहीं ले रहा हूँ कि जी जो है वो 3 से जनरेट हो रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो देख लेते हैं। 3 की पावर 0 1 आ जाता है, 3 की पावर 1 3 आ जाता है, यानी कि ये आ जाएगा 1, 3 आ जाएगा, फिर 9 जनरेट हो जाएगा 27, और जब 3 की पावर 4 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 81। तो 81 को आप 56 से डिवाइड करेंगे तो तब आपको क्या मिलता है रिमाइंडर, ये मिलेगा आपको 5 और ये मिलेगा आपको 2, 25। यानी कि अगर 3 इसका जनरेटर है तो एक एलिमेंट 25 मिलेगा। अब 3 की पावर 5 कर लेते हैं, यानी कि 81 इंटू 3, ये मिलेगा आपको 243। अब इसको 50 से डिवाइड करिए क्योंकि मॉडुलो है, तो 56 डिवाइडेड बाय, सॉरी 243 डिवाइडेड बाय 56, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 54 इज 200, यानी कि 4 टाइम्स जाएगा, तो 6 4 इज 24, यानी कि 224 इसका आएगा। और इसको फिर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या मिलता है 9, 3 माइनस 2 1, 19, एक एलिमेंट 19 मिलता है। तो 3 से जो एलिमेंट हैं 1, 3, 9, ये भी 1 भी जनरेट हो रहा है, 3 भी जनरेट हो रहा है, 9 भी जनरेट हो रहा है, 27 भी और 19 भी, यानी कि जो अल्फा का वैल्यू है यहाँ पर वो 25 है, क्योंकि अल्फा एक अननोन एलिमेंट था और जो 3 से जनरेट हो रहे हैं सारे सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि 25 ही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। Z24, Z24 में जो एडिटिव ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन मॉडुलो 24, तो हमें बताना है कि कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 8 होगा Z24 में। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है, और अगर आपको इसका रिजल्ट पता है तो आप इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं। इन जेड इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, इन जेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर के जेड में जो एलिमेंट्स होंगे वो 5k होंगे, अगर k जो है वो डिवाइड करता है, सॉरी, अगर k जो है वो डिवाइड करता है n को, और अगर n को डिवाइड नहीं करता है तो 0 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा अगर वो डिवाइड नहीं करता है तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो आपको 8 गिवन है। तो ऑर्डर 8 के कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे 5 8,
और फाई 8 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 5 ऑफ 2 रेज टू द पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस 1/2, और ये वैल्यू होगी 8 इंटू हाफ यानी कि 4। तो कौन सा ऑप्शन 4 वैल्यू दे रहा है? ऑप्शन डी दे रहा है, तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है और इस स्पेस के लिए आपको बेसिस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिस्टम दे रखा है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 और y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ से इस सिस्टम को अगर मैट्रिक्स नोटेशन में लिखता हूँ तो किस तरह से लिखूंगा? 1 1 माइनस 1 0, सेकेंड रो होगी 0 1 1 1 2 1 माइनस 3 माइनस 1। ये मैंने इसको सिस्टम के मैट्रिक्स की हेल्प से इस सिस्टम को लिखा, और अब मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि इस सिस्टम की या इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। रैंक मुझे ये बता देगा कि हाँ इसमें कितने फ्री वेरिएबल है, क्योंकि हमें क्या पता करना है कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू जो ये ऑर्डर पेयर है, अगर हमें ये पता चल जाए कि हाँ कितने यहाँ पर हम फ्रीली चॉइस है हमारे पास, तो उससे हमें ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में हेल्प मिलेगी। वो किस तरह मिलेगी? तो सबसे पहले मैं इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो ये होगा 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 1 1 और माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के 1 1 माइनस 1 0 0 1 1 1 और लास्ट रो आपकी 0 हो जाएगी। अगर ये लास्ट रो 0 हो गई तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि रैंक 2 है और इसकी नलिटी भी 2 है, यानी कि इसमें 2 फ्री वेरिएबल हैं और 2 डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको किस तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ पर सेकेंड रो से मैं इसको लिख सकता हूँ y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं y को लिखता हूँ, y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस जेड माइनस डब्ल्यू। और फर्स्ट रो से मैं क्या लिख सकता हूँ? फर्स्ट रो से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, इक्वल्स टू 0। x को मैंने ऐसे ही रहने दिया, y की जगह पर माइनस जेड माइनस डब्ल्यू यूज किया, माइनस जेड इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मैं x को लिख सकता हूँ w प्लस 2z। यहाँ पर आप w और z दो फ्री वेरिएबल को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई पेयर है, ऑर्डर पेयर x y z और w, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? x को मैं लिख सकता हूँ 2z प्लस डब्ल्यू माइनस जेड माइनस डब्ल्यू, y को लिख सकता हूँ, और z और w इंडिपेंडेंट है, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब मैं इसको दो उसमें ब्रेक कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ z आउटसाइड, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 0 प्लस w 1 माइनस 1 0 1। अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर दो वेरिएबल फ्री हैं, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही यहाँ से डिस्कार्ड हो गए। जो बचा वो आपका ऑप्शन डी होगा, और आप देख सकते हैं लास्ट में ये वाला जो है ये हमारा मैच हो रहा है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये फर्स्ट वाला मैच हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें पता है बेसिस की जो डायमेंशन होगी इसकी वो 2 होगी, ये दो भी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, जरूरी नहीं हमें वो अपना वाला ही लेना है, एक हमारा वो अपना मैच कर रहा है, दूसरा हमारा ये रहेगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखा है जो R3 से R3 पर डिफाइन है, और यहाँ पर इस तरह से ये दे रखा है एक स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, जिसको मैं बीटा कह सकता हूँ या बी कह सकता हूँ, वो दे रखा है जो इस तरह से है E2 E3 E1।
ये स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस है, तो आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। हमें इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले फाइंड करना है। तो मैं जो बेसिस एलिमेंट्स दे रखे हैं उसका इमेज फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले TE2 यानी कि TE2 क्या होगा, 0 1 0, इसका इमेज फाइंड आउट करूंगा, जो कि मुझे मिलेगा 1 1 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 टाइम्स E2 प्लस 1 टाइम्स E3 प्लस 1 टाइम्स E1। नेक्स्ट मेरे पास जो एलिमेंट है वो है T001, और इसका जो मुझे इमेज मिलेगा वो है -1 1 -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1E2 माइनस 1E3 प्लस या -1E1। यहाँ से मैंने E2 लिया, यहाँ से मैंने E1 लिया, और यहाँ से मैंने E3 लिया, आप देख सकते हैं। और अब मैं लास्ट एलिमेंट को लिखता हूँ, वो होगा T100। इसका जो इमेज आएगा वो होगा 1 1 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1E2 प्लस 0E3 प्लस E1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कॉलम वाइज लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखता हूँ। तो पहला क्या मिलेगा 1 1 1, सेकेंड मुझे मिलेगा 1 -1 और थर्ड मुझे मिलेगा 1 0 1। आप देख सकते हैं ये किस से मैच कर रहा है, 101 ऑप्शन सी से ये मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और उसका स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं कि इसको E1 E2 E3 मानने में उसमें गलती कर सकते हैं और उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन गलत हो सकता है। यहाँ पर एक सेट UN दिया गया है, जिस सेट में एलिमेंट्स जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, n से लेस होंगे और रिलेटिवली प्राइम टू n होंगे। इसका मतलब वो सारे पॉजिटिव इंटीजर जिनका GCD n के साथ 1 है वो UN में आएंगे। इस तरह से UN एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, और n इक्वल टू 248 के लिए हमें बताना है कि UN में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले UN सेट जो यहाँ पर दिया गया है, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो जिनका GCD n के साथ 1 होगा, और ये सारे पॉजिटिव होंगे। x क्या है, सारे पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन n, स्ट्रिक्ट लेस देन n। अगर यहाँ पर इक्वेलिटी हमने लगा दिया तो उसका GCD 1 नहीं होगा, तो यहाँ पर इसलिए इक्वेलिटी को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये इसका सेट बिल्डर नोटेशन यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हमें U248 में ये बताना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे इसका मतलब इस सेट का जो ग्रुप फॉर्म कर रहा है हमें बताना है ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक फंक्शन के द्वारा, जिसको हम आयलर-टॉटन फंक्शन या आयलर-फाई फंक्शन कहते हैं। आयलर-फाई फंक्शन। तो सबसे पहले एक ग्रुप के ऑर्डर की बात करी गई है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आखिर इस तरह के प्रॉब्लम को सोचते कैसे हैं, हाउ टू थिंक। सबसे पहले आपको एक पॉइंट रिकॉल करना है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दूसरा पॉइंट आपको रिकॉल करना है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। आयलर-फाई फंक्शन जो तीसरा पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, आयलर-फाई फंक्शन। और इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं,
इसका वैल्यू, तो इसके लिए एक वैल्यू है, फॉर्मूला आप कह सकते हैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको यू एन, तो सबसे पहले एन को फैक्टराइज कराइए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए P1 K1 इंटू P2 K2 P3 K3 इस तरह से है। तो हम फाई एन का जो वैल्यू होगा वो किस तरह से लिख सकते हैं, एन इंटू 1 - 1 अपॉन P1 1 - 1 अपॉन P2 इंटू 1 - 1 अपॉन P3। इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है n इक्वल टू 248 दिया गया है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अगर फाई n, अगर n यहाँ पर प्राइम होता है तो आपको कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, इसका जो वैल्यू होता है n-1 होता है। जैसे फाई 7, तो यहाँ पर इसका वैल्यू डायरेक्ट 6 हो जाता है इफ n इज प्राइम। अब हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ U48 का। इसका ऑर्डर निकालने के लिए हमने आइलर 5 फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि आइलर 5 फंक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ UN देते हैं। तो ये हमने लिखा 248। इसको हम लिख सकते हैं 5 2 raised to the power 3 इंटू 31। एक प्रॉपर्टी और रिकॉल करेंगे आइलर 5 फंक्शन की, वो प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी 4 कह सकते हैं आप, कि अगर फाई एम एन इस तरह से है तो हम लिख सकते हैं उसको फाई एम इंटू फाई एन, कंडीशन इनका जो GCD है वो 1 होना चाहिए। तो हम इस वाले को लिख सकते हैं 5 2 raised to the power 3 इंटू 531। 31 प्राइम है तो इसका आ जाएगा आपका 30 वैल्यू यहाँ से, और इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 इंटू 1 - 1 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 8 इंटू हाफ इंटू 30। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आया 120। तो यहाँ पर 120 ऑप्शन बी है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हमें होमोमॉर्फिज्म निकालनी है फाई जो Z5 से Z20 के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ZM से ZN के बीच में अगर आपको होमोमॉर्फिज्म निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट होता है GCD ऑफ MN। यहाँ पर अगर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो हमें फाइंड आउट करना होगा GCD ऑफ 5, 20 का, और इनका जो GCD होता है वो 5 होता है। इस तरह ऑप्शन डी आपका ट्रू होगा। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है f जो R से R पर डिफाइन है, यानी कि रियल सेट से रियल सेट पर। और fx का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि fx आपका x रेज टू द पावर 4 होगा अगर x रेशनल है, और 2x रेज टू द पावर 2 - 1 होगा जब x इरेशनल है। तो आपको वो पॉइंट्स बताने हैं f के लिए जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो मान लेते हैं कि फंक्शन एक पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन से लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू होना चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c पॉइंट सी पर। अब हम ये नहीं जानते हैं कि सी आपका रेशनल है या इरेशनल है, तो हम लिमिट को एल मान लेते हैं। हम यहाँ पर लिमिट को क्या मान लेते हैं, एल। और अगर सी रेशनल है तो यहाँ पर एफ सी का वैल्यू होगा सी रेज टू द पावर 4, और अगर इरेशनल है तब वैल्यू होगा 2c² - 1। लेकिन ये दोनों ही बराबर होने चाहिए एल के। इसका मतलब हुआ ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम इसको लिख सकते हैं सी रेज टू द पावर 4 - 2c² माइनस सॉरी +1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं c² रेज टू द पावर 2 - 2c² +1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम c² को p से रिप्लेस कर देते हैं, या सपोज करो t से रिप्लेस कर दिया, t² - 2t + 1। और यहाँ से अगर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली ये क्या है, ये है हमें t-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। t की हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1। अगर t 1 है इसका मतलब क्या हुआ,
सी स्क्वायर का वैल्यू भी 1 है और सी आपका क्या हो जाता है प्लस माइनस 1, यानी कि ऐसे 2 पॉइंट है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एक तो +1 और एक -1। तो ऑप्शन सी आपका ट्रू होगा।